सो चैप्टर नंबर 7 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइटल से ही, और टाइटल का पहला वर्ड है एनवायरमेंट। तो व्हाट इज एनवायरमेंट? इवन हमने साइंस में भी पढ़ा होगा कि एनवायरमेंट क्या होता है। तो यहां पर पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट क्या बताता है। इट रेफर्स टू द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ द ऑल द रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज आप देख रहे हो ना अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में आप जितने भी रिसोर्सेज देख रहे हो, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, हमारा एनवायरमेंट उन सभी को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप कह रहे हो ना जब रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के अंदर दो तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आपके ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे लिविंग थिंग्स होती हैं लाइक बर्ड्स, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब। और अबायोटिक के अंदर आपके एयर, वाटर, लैंड, ये सब चीजें आ जाती हैं। ये दोनों ही एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। कहीं ना कहीं अगर इनमें चेंजेस आएंगे तो उसका इम्पैक्ट इधर भी बिल्कुल पड़ेगा। अब जैसे कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, वो ह्यूमन एलिमेंट हो गया। बढ़ती हुई पॉपुलेशन क्या प्रेशर नहीं डालती है वाटर, लैंड, एयर, इन सब रिसोर्सेज के ऊपर? कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट जाता है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है इन दोनों एलिमेंट से मिलकर बना है और आपस में एक दूसरे को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब हमारे एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या है? हमारे पास यहाँ पे 5 फंक्शन है जो हमारा एनवायरनमेंट परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहला है सप्लाइज रिसोर्सेज, सेकंड है एसिमुलेट्स द वेस्ट, थर्ड है सस्टेन्स लाइफ, फोर्थ है इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिफ्थ है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। सबसे पहले की बात करें, सप्लाइज रिसोर्सेज। हमें अपने एनवायरनमेंट से, चाहे वो रेनेबल रिसोर्सेज हो या नॉन रेनेबल रिसोर्सेज हो, दोनों तरीके के रिसोर्सेज मिल रहे हैं। अब ये बचपन से पढ़ते हैं ना कि कौन से होते हैं, रेनेबल रिसोर्सेज यानी कि जो डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड होने के जिनके चांसेस कम होते हैं, और नॉन रेनेबल यानी कि जो डिप्लीट हो सकते हैं और एग्जॉस्ट हो सकते हैं, यानी कि एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे, जिनको बचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों ही रिसोर्सेज आपको कौन देता है, एनवायरनमेंट देता है, और हमें अपने सर्वाइवल के लिए इन दोनों ही रिसोर्सेज की जरूरत है। सेकेंड, एसिमुलेट्स द वेस्ट। अब जब आप यहाँ पे सर्वाइवल कर रहे हो तो अपने सर्वाइवल के अंदर बहुत से अलग अलग तरीके के वेस्ट जनरेट किए जाते हैं। इवन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी अलग अलग तरीके के वेस्ट जनरेट होते हैं, और अगर उन वेस्ट को ढंग से मैनेज नहीं किया जाता तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है। आप देख रहे हो ना कि एयर पॉल्यूशन हुए हैं या वाटर पॉल्यूशन है। अब जैसे वाटर पॉल्यूशन कैसे कि बहुत सारा वेस्ट होता है जो इंडस्ट्रीज के अंदर से निकलता है, जो केमिकल्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर से निकलते हैं। अब वो सारे कहाँ जाते हैं, वाटर में ही जाते हैं ना, वाटर बॉडीज में जाते हैं। उन्हीं वाटर बॉडीज को हम लोग कंज्यूम करते हैं। दिल्ली में रहने वाले हो तो यमुना के बारे में सुन ही रहे होगे। तो गणेश विसर्जन हुआ तो हमने बप्पा जी का विसर्जन किया इको फ्रेंडली, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो अवेयर नहीं है इन सब चीजों से, वो दूसरे तरीके के बप्पा जी लेकर गए, उनका विसर्जन किया, जिससे कहीं ना कहीं देखो जो हमारी यमुना रिवर है वो क्या हुई है, पॉल्यूट हुई है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जब नवरात्रे आते हैं तो जो बंगालीज होते हैं उनके यहाँ पर भी ये एक कस्टम होता है, वो लोग क्या करते हैं, दुर्गा माँ की प्रतिमा को विसर्जित करते हैं। तो अगर आप ढंग से इन सब चीजों को नहीं करते हो, अवेयर नहीं होते हो, तो यहाँ पर आप एक कारण बन रहे हो अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर एनवायरनमेंट को ढंग से आप रखोगे तो ये उन सभी वेस्ट को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, क्योंकि देखो पानी, कहते हैं ना जल ही जीवन है, और अगर वही प्रदूषित हो गया तो फिर हमारा जीवन ही क्या है। ठीक है, और आजकल देख रहे हो ना बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं बहुत दिनों से। ये होता है ना कई वजह एक हवा से चलती है कि बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, गला खराब हो रहा है, फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो वो तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया वाला सीजन चल ही रहा है, बट स्टिल पानी भी खराब आ जाने की वजह से भी लोगों को बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट का ये फंक्शन है कि हमें बचाता है उन सभी वेस्ट से, अगर हम सही चीजों का इस्तेमाल करें तो। थर्ड वन इज इट सस्टेन्स आवर लाइफ। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिल रही हैं जो हमारे लिए जरूरी है। अगर हमें धूप नहीं मिलेगी ना तो हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे डिसीज है कि भाई हमें अगर जैसे सन नहीं मिला तो वही विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और विटामिन डी तो हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद वाटर है, सॉइल है, एयर है, तो ये सभी चीजें तो बहुत जरूरी है ना हमारे लिए। अगर ये नहीं होंगे तो हम कैसे सर्वाइवल करेंगे? क्यों हम कहते हैं कि प्लैनेट अर्थ पर ही जिंदगी है,
क्योंकि हमें प्लैनेट अर्थ पे ये सब चीजें मिल रही हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है हमारे पास यहाँ पे जो लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है। क्यों अदर प्लैनेट्स के ऊपर आज भी सिर्फ रिसर्च चल रही है, हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है बट अभी हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, वहां पर अभी लाइफ को सस्टेन नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, उसके बाद इट एनहांस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्रीज करता है। हम कहते हैं ना पहाड़ों पे जाने का मन करता है ना, हमें ग्रीनरी में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें क्या है कि ये चीजें हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमें लैंड दे रहा है, फॉरेस्ट दे रहा है, माउंटेन्स दे रहा है, और ऐसी जगहों पर ऐसी ब्यूटी को जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो इंजॉय करते हैं, और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। हम कहते हैं ना कि जो गांव की जिंदगी होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहां पे फ्रेश एयर होती है, वहां पे रहने वाले लोग ओरिजिनल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उनके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज भी होती है वो ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। क्यों होती है? क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो प्योर है। ठीक है, वहां के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो रही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन देखो, बोझ उठाने की भी ना हर किसी की एक क्षमता होती है। हाँ, हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ सह रहा है और सहता आया है, बट उसकी भी एक कैपेसिटी है। सो द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट अंडर विच इट इज एबल टू परफॉर्म द अबव फंक्शंस विदाउट इंटरप्शन। तो अगर हम बात करें ना कि एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यही है कि हमारी एनवायरनमेंट की वो क्षमता जहां पर वो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए विदाउट एनी इंटरप्शन, और उसके लिए हमें बढ़ानी पड़ती है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब द डिग्रेडेशन, कि जो भी आप वेस्ट यहां पर निकाल रहे हो वो उसको कितना हद तक एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तो उसके लिए हमें किस बात का ध्यान देना होगा? हमें इस बात का ध्यान देना होगा दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड नॉट गो अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। भाई देखो, आप रिसोर्स जनरेट उतने नहीं कर रहे हो जितने आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो एक्सट्रैक्शन की वजह से ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से भी आप उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। ठीक है, और उसके अलावा एक बात और ध्यान देनी होगी आपको कि जो भी वेस्ट का जनरेशन है वो भी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में रहे। मतलब ये ना हो कि आप देख रहे हो कि हमारा एनवायरनमेंट सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, एसिमिलेट कर लेता है, तो हम कितना भी वेस्ट जनरेट करें, नहीं। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपको जो भी प्रोडक्शन के आप मेथड यूज करो, इक्विपमेंट यूज करो, वो ऐसे हो जो लीस्ट वेस्ट वाले हो। अब कार का कहते हैं ना कि पॉल्यूशन कराना होता है। क्यों कराना होता है? कौन से पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है? ये एयर पॉल्यूशन। ये जितने व्हीकल्स हैं ये एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं ना, तो हम क्यों कहते हैं कि इसको कराओ? ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो। हमने कहा ना कि आप ये कराओ ताकि वो चीज कम हो। तो ये चीजें जितने भी लॉ भी लेकर आता है वो इसलिए लेकर आता है ताकि चीजों को कंट्रोल करके रखा जा सके। ठीक है, क्लियर हो गए सारे फंक्शंस? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट क्राइसिस, यानी कि अब क्या प्रॉब्लम है, हमारे एनवायरनमेंट क्राइसिस क्या है। जैसे कि हमने वर्ड तो एक सुना है बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं उसे? पैसों की कमी। तो जब एनवायरनमेंट क्राइसिस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट की कमी नहीं, हम ये कहेंगे कि एनवायरनमेंट जो होना चाहिए, जैसा प्योर एनवायरनमेंट हम चाहते हैं, जैसा अच्छा एनवायरनमेंट हम चाहते हैं, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, वैसे एनवायरनमेंट की कमी है। और उसके रीजंस क्या हैं अब वो जानने होंगे हमें। सो एनवायरनमेंट क्राइसिस के लिए कहा गया दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन लीड्स टू द हेवी स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट। कि ये आया क्यों? ये कंडीशन हमें देखने को मिली क्योंकि एनवायरनमेंट क्राइसिस हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और अर्बनाइजेशन की तरफ जो हम बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एक स्ट्रेस है। तो हमारे पास ये कुछ रीजंस निकल कर आए हैं एनवायरनमेंट क्राइसिस के। सबसे पहला रीजन तो आपको यही दिखेगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी तो आप देखते थे कि लोग ना जड़ समेत घर लिया करते थे, मोस्टली जड़ समेत घर हुआ करते थे। आजकल फ्लैट सिस्टम के बाद सोसाइटी सिस्टम, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई हैं। कितने कितने फ्लोर्स के घर बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, एक फ्लैट बन रहा है। क्यों? क्योंकि लैंड की कमी हो रही है भाई हमारे यहाँ पर। पॉपुलेशन का इतना ज्यादा स्ट्रेस है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर, कि उनको सस्टेन करने के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास कमी पड़ रही है। तो हम उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से। ठीक है, तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। दूसरा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना जरूरी तो था,
क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है और उसका सिस्टमैटिकली मैनेजमेंट नहीं हो रहा, जो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस का रीजन है। ठीक है, तीसरा कारण है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज जनरेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक्सट्रैक्शन करे जा रहे हो, इतनी चीजें जनरेट नहीं हो रही है जितना आप यूसेज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएंगी। फोर्थ वन इज एफिलुएंट कंजप्शन। अब ये कुछ एक नई चीज है, एफिलुएंट कंजप्शन आपके लिए एक नया वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है द स्पेंडिंग ऑफ मनी ऑन एक्वायरिंग ऑफ लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिकली डिस्प्ले द इकोनॉमिक पावर ऑफ द इनकम। शोबाजी, अपनी शोबाजी को शो करने के लिए, आप पब्लिकली अपनी इकोनॉमिक पावर को शो करने के लिए, आजकल ये जो बहुत ही शोशेबाजी चल रही है, लग्जरी गुड्स और सर्विसेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसपे पैसा खर्च हो रहा है, उसे बोला गया एफिलुएंट कंजप्शन, जिसकी वजह से एक ट्रेंड आता जा रहा है एफिलुएंट कंजप्शन का। हर कोई चाहता है कि हम इस तरीके का काम करें, देखा देखी में लोग उन चीजों को करे चले जा रहे हैं। मैं एग्जांपल नहीं देना चाहती, बट अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो इंडियन मैरिजेस आप देख सकते हो कुछ हाई प्रोफाइल सोसाइटीज की, कि वहां पे वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, जिसके देखा देखी आजकल हर कोई उस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ये तो थे रीजंस फॉर द इन्वायरमेंट क्राइसिस। और कहीं ना कहीं इसी के साथ ये जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा होगा और आप लोग भी अपने बचपन में पढ़ते आए हो, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जहां पर ग्रेजुअल इंक्रीज, यानी कि लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है क्या, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमोस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो चुका है, बढ़ता जा रहा है। आप देखो ना, समर्स कितनी लंबी होने लग गई हैं अब। पहले समर्स इतनी लंबी नहीं होती थी, पहले यही होता था 6 महीने सर्दियां 6 महीने गर्मियां। बट आप देखो ना कि सर्दियां आने में कितना टाइम लगता है। अब हार्डली मुझे लगता है शायद 1 से 1.5 महीने असली सर्दी महसूस होती होगी। वो ठंडी हवाएं इसको इतना कोई आपको इम्पैक्ट नहीं करती हैं, बट वो जो एक्चुअल वाली जो सर्दी होती है ना, ठिठुरन वाली, वो 1 से 1.5 महीने की ही लगती है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि द बर्निंग ऑफ कोल एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेकेंड वन इज डिफॉरेस्टेशन, ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट को काट काट के इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है। हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी है, बट हम उस चीज की इंपॉर्टेंस को आजकल समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, हमें अर्बनाइजेशन लेकर आना है। उसके बाद मीथेन गैस रिलीज इन द एनिमल वेस्ट, तो एनिमल वेस्ट से जो मीथेन गैस निकलती है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट है। इंक्रीज द कैटल प्रोडक्शन, कैटल प्रोडक्शन की वजह से भी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? पोलर आइस मेल्ट होती चली जा रही है हमारी, ठीक है, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रप्शन हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज में उन जगहों पर जहां पर स्नो मेल्ट से डिपेंडेंट है, वहां पर मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं हमारी जो डेंजर में है, जो खत्म होती जा रही हैं। अब जैसे कि पोलर बियर्स, वो वहीं रहते हैं भाई, उन्हें वो एनवायरनमेंट चाहिए रहने के लिए। कल को अगर वो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हमारी वो स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मोर फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे होंगे कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते जा रहे हैं। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिसीज, और उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर डिसीज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, आपको पता है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, और डिप्लीशन की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? अगर ज्यादा से ज्यादा ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट होती चली गई रेगुलरली, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आएंगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो यूवी रेडिएशंस है हमारी, वो बढ़ती चली जाएंगी, और यूवी रेडिएशंस किसी भी हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि क्या डेफिनेशन है ओजोन डिप्लीशन की। It refers to the destruction of ozone into the ozone layer due to the presence of the chlorine from the man-made
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड द अदर फोर्सेस, यानी कि हम लोगों के थ्रू ही ये बनने वाला जो CFC है या अदर फोर्सेस हैं, उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होती चली जा रही है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए प्रोटेक्शन लेयर है और हम इस टाइम पे यहाँ पर कह सकते हो अटैक कर रहे हैं अपने उस प्रोटेक्शन लेयर के ऊपर, जो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। कॉजेस क्या है इसके? बाय द हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड द ब्रोमाइन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है उस पे हम लोग अटैक कर रहे हैं, किसके थ्रू? क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स के थ्रू। सेकंड इज ओरिजिन कहां से आ रहे हैं इन कंपाउंड्स का? ये जो हम कूलिंग सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जैसे हम लोगों के घर में लगे हुए एसी, रेफ्रिजरेटर्स या जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं बेसिकली वो डिप्लीट करती हैं ओजोन लेयर को। उसके अलावा जो हमारे पास एरोसोल प्रोपेलेंट्स हैं या फिर हमारे पास ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि देखो फायर एक्सटिंग्विशर हमने बनाया है अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही, बट स्टिल उससे निकलने वाली जो गैसेज है वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। वो भी एक कारण है कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको वो डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मेन इफेक्ट्स क्या है? अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो उससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से यही है मेन चीज जिससे हमें बचना है, यूवी रेडिएशंस। अब यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूवी रेडिएशंस की वजह से जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पानी में रहने वाले जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। थर्ड वन इज यूवी रेडिएशन की वजह से जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पे भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, हमारे इंडिया का एनवायरनमेंट इस टाइम पे कैसा है? देखो हमारे इंडिया के पास ना प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर आपने रामायण भी पढ़ी हो तो हमारे पास संजीवनी बूटी हमारे इंडिया में ही पाई जाती है, ठीक है, जो कि कह सकते हो कि हर एक बीमारी का इलाज है। तो हमारे पास यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वी हैव रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स, ग्रीन फॉरेस्ट है हमारे पास, मिनरल डिपॉजिट्स और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती हैं। तो उसके कुछ अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इंडिया की जो ब्लैक सॉइल है, जो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आपको देखने को मिलती है, वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो इन रीजन्स के अंदर यहाँ पर जो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पर जो कॉटन है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है। वो इन्वायरमेंट जो है सुटेबल वो उसी जगह पर पाया जाता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हमारे जो अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा पूरी कंट्री में मोस्ट फर्टाइल माने जाते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है और इंटेंसिवली कल्टीवेटेड माने जाते हैं। यानी कि कल्टीवेशन के लिए वहां की जो कह सकते हो जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है और पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। उसके अलावा इंडिया के फॉरेस्ट हालांकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, बट स्टिल वो कह सकते हो कि आपको ना एक ग्रीन चादर यानी कि ग्रीन कवरिंग दे रहे हैं आपके लिए। प्लस जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी एक नेचुरल कवर है। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ना इंडिया के फॉरेस्ट, वहीं तो देखने को मिलता है हमें सब कुछ। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है हमारे इंडिया की। हमारे पास बहुत ज्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट्स है और नेचुरल गैसेस है हमारे पास, और आप ये देख सकते हो कि इंडिया के अंदर ही ये 20% जो रिजर्व है वो इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। तो मतलब पूरे वर्ल्ड का एक काफी अच्छा पार्ट इंडिया के पास ही है। तो इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत सुटेबल है बहुत सारी चीजों के लिए, बट वही है कि हम कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज की वजह से, कुछ मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से हम जो इस एनवायरनमेंट है इसको डिग्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, यानी कि अब इंडिया के एनवायरनमेंट के सामने क्या चैलेंजेस हैं, यहीं से एक्चुअल में आपका जो मेन चैप्टर की चीजें हैं वो स्टार्ट होती है। अब तक तो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे थे जनरल नॉलेज वाली एनवायरनमेंट के बारे में, बट यहाँ से थोड़ा सा आपको चैप्टर को सीरियसली लेके चलना है क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये कुछ 6 चैलेंजेस है हमारे सामने, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, देन द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट जिसको आप डिफॉरेस्टेशन भी कहते हो, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर पॉल्यूशन और द एयर पॉल्यूशन। तो ये दो तो मैं कहूंगी बिल्कुल आपके वो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट्स है, ये तो आपको पता ही होंगे। मेन हम यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 4 है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहला है लैंड डिग्रेडेशन। पहली बात तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है?
ठीक है, जहां पर जिस हिसाब से पहले हमारी लैंड की क्वालिटी थी वो क्वालिटी अब मेंटेन नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल की जो कह सकते हो फर्टिलिटी थी वो रिड्यूस होती जा रही है, जो लैंड की जो क्वालिटी थी वो खराब होती चली जा रही है। ठीक है, सो इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, water or the vegetation conditions commonly used by the human activities। हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे यहाँ की सॉइल या हमारी वाटर बॉडीज या कह सकते हो कि हमारी जो वेजिटेशन कंडीशंस हैं वो सारी क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती चली जा रही है, उनकी क्वालिटी खराब होती चली जा रही है। क्यों? बिकॉज लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, जो पेड़ों की कटाई की जा रही है उसकी वजह से ये सब चीजें हम होते जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग हो रही है एनिमल्स के थ्रू, बहुत ज्यादा ओवरग्रेजिंग हो रही है। एनक्रोचमेंट इनटू द फॉरेस्ट लैंड, यानी कि फॉरेस्ट लैंड को खत्म करके उसके ऊपर या तो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है या ड्वेलिंग पर्पस के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है। आज आप देखो कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो पहले जंगल हुआ करते थे, हमारे दिल्ली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एरियाज है, इवन जहां आप इस टाइम पे बैठे हो ये भी पहले जंगल हुआ करता था, और आज यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक रेजिडेंशियल एरिया में सेटअप हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सोइल कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि यहाँ पर अपने सॉइल को कंजर्व करने के लिए जो मेजर्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए हम वो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तरीके से, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। उसके अलावा अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड और द फॉडर, यानी कि फॉडर समझते हो ना, भूसा, ठीक है, भूसा भूसा, तो आपके पास यहाँ पे जो फ्यूल वुड है या फिर जो फॉडर है वो भी अनसस्टेनेबल है हमारे पास, उस वजह से भी लैंड जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही है। ये तो हो गए कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब वही कि आप फॉरेस्ट को हटाते जा रहे हो और नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए उसको इस्तेमाल करते जा रहे हो, कि हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लगातार जंगलों को काटा जा रहा है। देखो आप जंगलों को काट के क्या सेटअप कर रहे हो, इंडस्ट्रीज। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि इंडस्ट्रीज हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगी, बट एट द सेम टाइम ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रही है। देखो वही हर चीज है, हर चीज के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स होते हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं, बट चीजें अगर एक लिमिट में की जाए तो सही है। हाँ बहुत जरूरी है कि लैंड चाहिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, बट बहुत ज्यादा आप अगर फॉरेस्ट को हटाते चले जाओगे तो ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए प्लस ओवरऑल हमारी कंट्री के लिए ये सही नहीं होगा। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन आ रहा है, और अर्बनाइजेशन के लिए आपको एक लैंड चाहिए, और लैंड के लिए क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन ही होगा। ठीक है, तो अब इसी डिफॉरेस्टेशन से जुड़ा हमारे पास एक आंदोलन है जिसको चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ में तो ये चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, बट साउथ में इसको एपिको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया, कि हमारे यहाँ पर जो जंगल है उनको बचाने के लिए कुछ इंडिया के लोगों ने ही ये एक आंदोलन स्टार्ट किया। वो था 1970 के अंदर। 1970 के अंदर जब अथॉरिटीज आई थी सिरसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेड़ों को काटने के लिए, तो वहां के 160 लोगों ने, जिसमें कुछ मैन वुमेन और चिल्ड्रन सभी लोग थे, उन लोगों ने ट्रीज को हक किया और उन्होंने अलाउड ही नहीं किया उन वुड कटर्स को कि वो ट्रीज को काट पाए। मतलब वो खुद ट्रीज को जाके उन्होंने हक कर दिया ताकि वो बिल्कुल भी उन पेड़ों को ना काट पाए। तो इस तरीके से उन्होंने वहां उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पेड़ थे उन्हें कटने से बचाया, और बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये मूवमेंट किसके नाम से, चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमें यही बताता है कि डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम है सोइल इरोजन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे फ्लड आता है, ठीक है, तो फ्लड के टाइम पे क्या होता है कि हमारी सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना वो क्या होती है, वो बह जाती है। जो एक्चुअल में जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो लेयर जो आपको ज्यादा आपकी लेयर को जो फर्टाइल करती है, जिससे अच्छी कल्टीवेशन होती है, वही चीज जब आपकी वॉश्ड अवे हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो सोइल इरोजन का मतलब यही है, इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल which contains the majority of the nutrients which are essential for the growth of the plant। यानी कि प्लांट के ग्रोथ के लिए जो एक्चुअल में जो न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं।
इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द फ्लड्स, यानी कि जब बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं और जब हमारे पास यहाँ पे बाढ़ आती है तो उस टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, वही एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, द प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज। आप जितना ज्यादा यहाँ पर पेड़ लगाओगे उतना ही ज्यादा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। तो इसलिए देखो हम लोग प्लांटेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे प्रमोट किया जाता है ऐसी ही एक्टिविटीज को जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ या प्लांट्स लगाएं। ठीक है। फोर्थ वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, यानी कि हमारे पास ये जो वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं, हमारे पास एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के हैं, हमारे पास प्लांट्स भी बहुत सारे तरीके के हैं, यही सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है हमारी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता होगा, इन्हीं चीजों का नुकसान। It refers to the extinction of the species of plants and animals worldwide and also the local loss of the species in a certain habitat। यानी कि जब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स को हम खोते जा रहे हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, जो खत्म होते जा रहे हैं। लगातार कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। एक चिड़िया होती है जिसको शायद हिंदी में बोलते हैं गुरैया, बचपन में देखते थे ना हम लोग, पर अब देखने को मिलती है क्या, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनका क्या हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। और बायोडाइवर्सिटी अगर मेंटेन करोगे तो ये आपकी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है। फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन तो बहुत ही इजी है आपके लिए, बचपन से पढ़ते आए हो, लाइक वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, व्हेन द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर द रिवर्स, स्ट्रीम्स और द अदर वाटर बॉडीज एंड गेट डिसॉल्व्ड और लाई सस्पेंडेड इन द वाटर, इट लीड्स टू द वाटर पॉल्यूशन। यानी कि जब इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से निकलने वाला वेस्ट या ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब वाटर में मिल जाते हैं, वाटर बॉडीज में, चाहे वो कोई भी वाटर बॉडी हो, चाहे रिवर है, स्ट्रीम्स है, कुछ भी है, तो यहाँ पर वो क्या क्रिएट करते हैं, वाटर पॉल्यूशन। और आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर हमारी जो रिवर यमुना है वो बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज का कि कितना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन। अभी एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ द पॉल्यूटेंट्स लाइक स्मोक, डस्ट, पार्टिकल्स एक्सेट्रा इन एयर इन सच कंसंट्रेशन व्हिच आर हार्मफुल टू मैन एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि लगातार ये जो टॉक्सिक गैसेस, चाहे वो इंडस्ट्री से निकल रही हैं, चाहे फेस्टिव सीजन्स के अंदर आ रहा है पॉल्यूशन, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, जैसे व्हीकल्स की वजह से बढ़ रहा है पॉल्यूशन या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पॉल्यूशन आ रहा है, तो वो सारा पॉल्यूशन क्या कर रहा है, हमारी एयर की क्वालिटी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो ये हमारे सामने 6 चैलेंजेस थे जो इंडिया का एनवायरनमेंट फेस कर रहा है। ठीक है।